अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम बात करने जा रहे हैं जी इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट की। ठीक है, टी टेस्ट को हम इंडिपेंडेंट सैंपल में कैसे अप्लाई करते हैं, उसका क्या प्रोसेस है, उसमें एग्जांपल्स के तौर पे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, एग्जांपल्स के साथ, और इसमें पूल्ड वेरिएंस क्या होती है, इसके क्या फार्मूलाज होते हैं, क्या प्रैक्टिस हम करेंगे इसके बारे में। ठीक है, और इसके अलावा हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग के जो 5 स्टेप्स हैं उन पर भी इसको अप्लाई करेंगे, और इसके अलावा इसमें इफेक्ट साइज और कोहेरेंस डी कैसे मेजर करते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। सो लेट्स स्टार्ट। अच्छा जी, हमारे पास जब इंडिपेंडेंट सैम्पल्स होते हैं, मतलब जब भी कोई क्वेश्चन ऐसा होगा जिसमें आपको दो इंडिपेंडेंट सैम्पल मिलेंगे, दो अलग अलग सैम्पल मिलेंगे, तो उसमें हम क्या करेंगे, टी टेस्ट अप्लाई करेंगे। ठीक हो गया। सपोज करें हमारे पास क्या है, 20 पेशेंट्स हैं डिप्रेशन के। ठीक है, उनमें से आपने दो ग्रुप्स बना लिए। एक वो ग्रुप है जिस पे आपने कोई रैंडम थेरेपी, फॉर एग्जांपल सीबीटी उन पे अप्लाई की, और एक वो ग्रुप है जिन पे आपने कोई थेरेपी अप्लाई नहीं की, उसको हम कहेंगे कंट्रोल ग्रुप। ठीक हो गया। अब आप इसका भी मीन लें और आप इसका भी मीन लें। जब हम इनके मीन को कंपेयर करें तो इनका जो मीन है वो कम आना चाहिए एज़ कम्पेयर टू दिस वन। ठीक है, क्योंकि सीबीटी से क्या होगा, उनके डिप्रेशन का स्कोर जो है वो कम हो जाएगा। आप डिप्रेशन लेवल मैयर कर रहे हैं ना, इनका आपने मैयर किया बिना सीबीटी अप्लाई किए, और इनका आपने मैयर किया सीबीटी अप्लाई करके। ठीक है, उन पर डिप्रेशन वाली टेक्निक अप्लाई करके फिर आपने उनका मैयर किया। तो ये क्या होना चाहिए, इसमें उनका डिप्रेशन लेवल कम हो जाना चाहिए एज़ कम्पेयर टू दिस वन। तो अगर इसमें जो है इसका ये वाला जो मीन आ रहा है सीबीटी वाला, ये कम आता है इससे, तो फिर हम कहते हैं कि हमारा जो मतलब ये सीबीटी है इफेक्टिव है, और हमारी हाइपोथेसिस जो है वो सपोर्ट होगी। ठीक है, हाइपोथेसिस हमारी ऑल्टरनेट यही कहेगी कि जो ये हमारे पास सीबीटी है, इसमें जो इसका जो स्कोर आ रहा है वो लेस आएगा इससे। ठीक है, कि ये इफेक्टिव टेक्निक है। अगर ये इफेक्टिव होगी तो इसका स्कोर कम आएगा। ठीक है, और अगर ये इफेक्टिव नहीं होगी तो इससे क्या होगा कि हमारा इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये मीन आ रहा है 100, तो ये भी 100 आ रहा है। ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि हमारी ऑल्टरनेट जो है वो एक्सेप्ट नहीं होगी, हमारी जो नल हाइपोथेसिस है वो एक्सेप्ट हो जाएगी। नल ये कहती है कि कोई डिफरेंस नहीं आ रहा होगा। ठीक है, नल हमेशा ये कहेगी कि नहीं आता डिफरेंस। कोई भी आप बात करें तो ये उसके अगेंस्ट रहती है कि नहीं आ रहा डिफरेंस, या कोई चेंज नहीं आ रहा। ठीक है, जो भी आपने अप्लाई किया है वो फेल है। ठीक है, तो अगर आपका इस तरह इनमें डिफरेंस नहीं आ रहा, पहले भी 100 ही था स्कोर, और फिर बाद में जब आपने सीबीटी जिन पे अप्लाई किए उनका भी 100 ही है, तो ये क्या सीन है कि आपकी सीबीटी का कोई अफेक्ट नहीं है। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, आपकी नल सपोर्ट हो जाएगी। और अगर कोई चेंज आया भी है तो वो किस वजह से आया, चांस फैक्टर्स की वजह से आया, कोई बाहर के एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स थे, कोई और एरर्स वगैरह थे जिनकी वजह से आ गया, ना कि आपकी सीबीटी अप्लाई करने से। ठीक हो गया। तो इस सिचुएशन में क्या होगी, नल जो है वो सपोर्ट हो जाएगी और अल्टरनेट जो है वो रिजेक्ट हो जाएगी। और अगर आपका डिफरेंस आ रहा है, सपोज ये हमारे पास जो है वो 50 है और ये 100 है, मतलब सीबीटी अप्लाई करने से 50 का चेंज आ गया, 50 पॉइंट कम हो गया डिप्रेशन लेवल जिनको अप्लाई किया, कि उनका कम है उनकी निस्बत जिनको नहीं अप्लाई किएगा। तो उस सिचुएशन में हमारी नल जो है रिजेक्ट हो जाएगी, जो ये कह रही है कि दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, उस सिचुएशन में क्या होगी, अल्टरनेट एक्सेप्ट हो जाएगी। अब ये क्या है, हमारे पास दो इंडिपेंडेंट सैम्पल्स हैं। ठीक है, तो ये इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, टी टेस्ट अप्लाई करेंगे। ठीक है, एक और एग्जांपल हम देखते हैं। सपोज हमारे पास क्या है, एक बॉयज़ का ग्रुप है, एक गर्ल्स का ग्रुप है। हमारी जो है अल्टरनेट हाइपोथेसिस ये कह रही है कि टेस्ट एंजाइटी जो है वो गर्ल्स में हाई होती है एज़ कम्पेयर टू बॉयज़। ठीक हो गया, टेस्ट एंजाइटी भी कह रही है गर्ल्स में हाई है बॉयज़ की निस्बत। हम क्या करेंगे, इनके भी हमने स्कोर्स लिए टेस्ट एंजाइटी के, और इनके भी हमने लिए। अब हम इनको कंपेयर करेंगे। अगर ये वाला मीन जो है गर्ल्स वाला हाई आएगा एज़ कम्पेयर टू दिस, फॉर एग्जाम्पल ये 100 आ रहा है और ये 50 आ रहा है, तो उस सिचुएशन में क्या होगी कि हमारी नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि नल हाइपोथेसिस ये कहती होती है कि कोई डिफरेंस नहीं है। वो ये कहेगी कि टेस्ट एंजाइटी इज इक्वल इन बॉयज़ एंड गर्ल्स। ठीक है, नो जेंडर डिफरेंस इन टेस्ट एंजाइटी, नल ये कहेगी। तो अगर जेंडर डिफरेंस नहीं आएगा, सेम सेम ये भी 100 है ये भी 100 है, तो नल सपोर्ट हो जाएगी। लेकिन अगर जेंडर डिफरेंस आ रहा है, ये सपोज 100 है और ये 50 है, तो नल क्या होगी, रिजेक्ट हो जाएगी। डिफरेंस आ रहा है जेंडर में। ठीक है, तो उस सिचुएशन में क्या होगी, अल्टरनेट सपोर्ट हो जाएगी। अब ये भी हमारे पास क्या है, इंडिपेंडेंट सैम्पल्स। अब इस पर हम क्या करते हैं, हमारा अप्लाई करते हैं टेस्ट सारा। ठीक है, हमारे पास टी टेस्ट का हमेशा फार्मूला क्या होता है, स्टैटिस्टिक माइनस पैरामीटर डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर। अब आगे इसकी जो सिचुएशंस होती हैं वो हर टेस्ट में डिफर करती हैं। ठीक है, लेकिन बेसिक जो जनरल फार्मूला है वो यही होता है। अब स्टैटिस्टिक क्या होता है, कोई भी चीज़ जो आप सैंपल से मेजर करें वो स्टैटिस्टिक होती है, और कोई भी चीज़ जो आप पॉपुलेशन से मेजर करें वो पैरामीटर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास स्टैटिस्टिक्स हम क्या मेजर कर रहे हैं, हम सैंपल से क्या मेजर कर रहे हैं, x1 और x2। ठीक है, आप इसको x1 ले लें, x2 ले लें, या इसको x2 ले लें और x1 ले लें, ये मैटर नहीं करता, बस एक को x1 ले लें और एक को x2। ठीक है, तो हमारा हम स्टैटिस्टिक क्या देख रहे हैं कि हम इसका भी x1 ले लेते हैं और इसका भी मीन ले लिया और इसका भी मीन ले लिया। ठीक है, ये हमने सैम्पल का मीन ले रहे हैं और उनको डिफरेंस को चेक कर रहे हैं कि कोई फ़र्क आ रहा है या नहीं आ रहा।
ठीक है, दोनों ग्रुप्स के मीन में। ठीक है, हमारी जो टेक्निक है वो उसका अफेक्ट हुआ है या नहीं, या फिर गर्ल्स और बॉयज़ में जेंडर जो एग्ज़ाम एंजाइटी है उसका कोई डिफरेंस है या नहीं है। ठीक है, तो वो हमें x1 बार और x2 बार से पता चल जाएगा। ये हमारा क्या है, स्टैटिस्टिक है। ठीक है, दूसरी चीज़ हमारी है पैरामीटर। पैरामीटर क्या होता है, पॉपुलेशन से। ठीक है, तो μ1 बार, μ1 एंड μ2, ठीक है, वो ये बता रही है कि ये पूरी गर्ल्स की पॉपुलेशन। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने क्या किया हुआ, बॉयज़ को हमने x1 लिया। ठीक है, तो ये μ1 हमें क्या बताएगी, पूरे बॉयज़ की पॉपुलेशन का आपने मीन लिया है। ठीक है, और μ2 हमें बताएगी कि पूरी गर्ल्स की पॉपुलेशन का आपने मीन लिया। ठीक है, म्यू क्या करता है, पॉपुलेशन के मीन को रिप्रेजेंट करता है। तो ये हमारे पास चीज़ क्या है, इन दोनों का डिफरेंस हमारे पास क्या आ रहा है, पैरामीटर। ठीक है, पॉपुलेशन के मीन का डिफरेंस आ रहा है, और ये हमारे पास सैम्पल के मीन के डिफरेंस आ रहा है, तो वो हमारे पास स्टैटिस्टिक है। ठीक हो गया। जो स्टैंडर्ड एरर है वो हम कहेंगे कि x1 बार माइनस x2 बार। ठीक हो गया। उसके बाद एक और बात आती है कि जो सैम्पल साइज़ होता है उसका डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है वेरिएंस से। जितना आपका सैम्पल साइज़ बढ़ता जाता है, एन की वैल्यू जितनी बढ़ती जाती है, वेरिएंस उतनी ज़्यादा बढ़ती जाती है। ठीक है, डाटा में वेरिएबिलिटी उतनी बढ़ती जाती है। सपोज़ हमारे पास अगर कम डाटा हो, फॉर एग्जांपल 10 लोगों का सिर्फ डाटा है, तो उसमें कम वेरिएशन होगी एज़ कम्पेयर टू 1000। ठीक है, जितना आप डाटा बढ़ाते जाते हैं उसमें वेरिएशन के चांस, उसमें एक्सट्रीम वैल्यूज़ आने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं, डाटा में वेरिएबिलिटी हाई हो जाती है। तो इसलिए हम कहते हैं कि सैम्पल साइज़ और वेरिएंस का आपस में क्या है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है। ठीक हो गया, डायरेक्टली एक दूसरे के साथ रिलेट करें, एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा। ठीक हो गया। और अगर सिंगल इंडिविजुअल, हमारे सैम्पल में सिर्फ एक ही इंडिविजुअल हो, तो उसमें हमारे पास कोई वेरिएबिलिटी नहीं होती है। ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद इस टेस्ट में हमारे पास एक और टर्म आती है एस स्क्वायर पी। ठीक है, ये क्या है, वेरिएंस है, पूल्ड वेरिएंस होती है। ठीक है, तो ये पूल, यहाँ पर इसको हम एस स्क्वायर पी इस तरह थोड़ा लिखेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होती है, पूल्ड वेरिएंस होती है। इस पूल का क्या मतलब होता है, जो भी कोई कंबाइंड चीज़ होती है। ठीक है, कंबाइन किस तरह से होती है, मतलब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम वेरिएंस कंबाइन करेंगे 1 की भी और 2 की भी। ठीक है, कंबाइंड वेरिएंस ऑफ बोथ सैम्पल्स, तो वो हमारे पास होती है एस पी। ठीक है, एस स्क्वायर पी, मतलब एस स्क्वायर होता है ना आपका, S2 से आप रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं उसको, वेरिएंस को। तो ये पूल्ड वेरिएंस है, तो हम S2 के साथ P भी लगा देते हैं। ठीक हो गया, S2P आ जाएगा। तो इसका फॉर्मूला होता है सम ऑफ स्क्वायर डेविएशंस ऑफ फर्स्ट सैम्पल, सम ऑफ स्क्वायर डेविएशंस ऑफ सेकंड सैम्पल डिवाइडेड बाय DF1 प्लस DF2। ठीक हो गया। दूसरी चीज़ यहाँ पर आप देख रहे हैं SE, तो SE जो है उसको मेजर करने का क्या फार्मूला होता है, अंडर रूट S स्क्वायर P डिवाइडेड बाय N1 प्लस S2P स्क्वायर P एंड डिवाइडेड बाय N2। तो यहाँ पर आप देखें तो ये फार्मूला जो है एग्जैक्टली इस तरह, ये फार्मूला जो है इसमें क्या हम क्या करें, हम एस पी डिवाइडेड बाई N1 कर रहे हैं। ठीक है, जो हमारा डिपेंडेंट हमारा जो था ना टेस्ट, उसमें भी हम क्या करते थे, एस पी डिवाइडेड बाई N करते थे। लेकिन क्या वहाँ पर मतलब उसमें वेरिएंस डिवाइडेड बाई N था, यहाँ पर भी ऊपर ये है तो वेरिएंस ही है। ठीक है, एस जो है वेरिएंस ही है, तो वहाँ पर हम क्या करते थे, उसमें भी हम वेरिएंस डिवाइडेड बाई N करते थे। ठीक है, स्टैंडर्ड एरर के लिए। लेकिन वहाँ पर सिर्फ एक ही दफ़ा वेरिएंस डिवाइडेड बाई N था, लेकिन यहाँ पर 2 दफ़ा, क्योंकि वहाँ पर एक ही हमारे पास सैम्पल था। ठीक है, उसमें एक ही सैम्पल होता है ना, उस पर ही आप एक दफ़ा बिफोर टेक्निक अप्लाई चेक करते हैं और एक दफ़ा आफ्टर टेक्निक चेक कर रहे होते हैं, जब आप रिपीटेड में ये डिज़ाइन कर रहे होते हैं, डिपेंडेंट सैम्पल कर रहे होते हैं। तो लेकिन यहाँ पर चूँकि हमारे पास 2 आ रहे हैं, ठीक है, एक ग्रुप है, एक दूसरा ग्रुप है, दोनों ग्रुप आपस में क्या है, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। तो इसलिए हम क्या करें, हम 2 ग्रुप्स ले रहे हैं। ठीक है, 2 दफ़ा N1 अलग है और N2 अलग है, इसलिए हमने इसको 2 दफ़ा लिखा है। ठीक है, और इसको हम प्लस करेंगे तो फिर हमारे पास स्टैंडर्ड एरर आएगा। आप इसको अंडर रूट लेंगे तो ये हमारे पास इस तरह ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये वो हमारे पास आ जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन, पहले ये वेरिएंस थी। उसके बाद अब हम इसको क्वेश्चन में अप्लाई करके देखते हैं। ये हमारे पास आ गए टोटल फार्मूलाज। ठीक हो गया, अब हम इसको क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करते हैं। सपोज हमारे पास बॉयज़ के जो स्कोर्स आए हैं एग्जाम एंजाइटी में वो ये थे, और गर्ल्स के जो स्कोर आए एग्जाम एंजाइटी में वो ये हैं। सपोज हम इसको x1 कह देते हैं और इसको हम गर्ल्स को हम x2 कह देते हैं। ठीक हो गया। अब आप क्या करेंगे, हमने क्या क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है। एक तो हमने सबसे पहले टेस्ट स्टैटिस्टिक का हमारा जो फार्मूला है हम उसको देखते हैं, वो क्या है, हमारा टेस्ट स्टैटिस्टिक का ये फार्मूला है। ठीक है, तो हमने ये सारी चीज़ें मेजर करनी है, हमने स्टैंडर्ड एरर भी मेजर करना है। अब हम देखते हैं स्टैंडर्ड एरर का क्या फार्मूला है। तो स्टैंडर्ड एरर जो है उसका ये फार्मूला है। ठीक है, और इसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें SP चाहिए। तो SP का क्या फार्मूला है, वो ये है। तो SP के लिए हमें क्या क्या चाहिए, स्टैंडर्ड सम ऑफ स्क्वायर डेविएशंस चाहिए दोनों वेरिएबल्स की। तो उसका क्या फार्मूला होता है, सम ऑफ स्क्वायर डेविएशंस। अब हमें वो फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले इसका फार्मूला क्या है, सिग्मा x1 होल स्क्वायर माइनस सिग्मा x1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। ठीक है, सिग्मा x स्क्वायर माइनस
एंड दिस वन। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमने सबसे पहले क्या करना है, एक्स स्क्वायर लेना है। ठीक है, हम x1 हमारा जो है ये x1 है, हम हर वैल्यू का स्क्वायर आउट करेंगे, स्क्वायर लेंगे उन सब का। ठीक है, तो हमने 4 का स्क्वायर क्या आ गया 16, 8 का स्क्वायर आ गया 64 एंड सो ऑन। और फिर हमने क्या करना है, इसका सिग्मा x1 होल सिग्मा x1 स्क्वायर ले लिया। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू इसकी आ गई 654। ठीक है, दूसरी चीज़ हमें क्या चाहिए, सिग्मा x चाहिए और उसका हमने होल स्क्वायर करना है। तो हम इन सारी वैल्यूज़ को प्लस करेंगे, सिग्मा x आ गया, अब हमने इसका होल स्क्वायर ले लेना है। ठीक है, और n हमारा क्या है, n हम इनको काउंट कर लेते हैं, हमने पेयर में देखना होता है। तो एक पेयर है, दूसरा पेयर है, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, हमारा n क्या आ जाएगा 6। ठीक हो गया, इन सब वैल्यूज़ को हम पुट आउट करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा SS1 का। ठीक है, 168 आ गया। फिर हमने SS2 फाइंड आउट करनी है, उसके लिए हमें सिग्मा x2 का स्क्वायर चाहिए। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, x2 की हर वैल्यूज़ का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, और उसका हम सिग्मा ले लेंगे। दूसरा हमें x2 जो है उसका अपना जो सिग्मा है उसका होल स्क्वायर चाहिए। ठीक है, तो वो हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे और हमारे पास SS2 क्या आ गया 271.33। ये हमारे पास दोनों वैल्यूज़ आ गई। ठीक है, अब ये SS1 की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास 168 और SS2 की वैल्यू क्या आई है 271.33। ये हमने दोनों पुट कर दिया। अब ये जो DF है, DF क्या होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, DF1 के लिए भी हम n-1 करेंगे और DF2 के लिए भी हम n-1 करेंगे। तो n हमारा क्या है 6 है। ठीक है, n हमारा क्या था 6 है। तो अब हम DF1 के लिए क्या करेंगे, n-6, तो वो क्या आ जाएगा 5। ठीक है, DF2 के लिए भी हम n-1 करेंगे तो वो 6 - 1 हमारे पास क्या आ जाएगा 5। तो ये 5 + 5 हो गया। ठीक हो गया, इसको आप सॉल्व करेंगे तो S² P का हमारे पास आंसर आ गया 43.93। ठीक हो गया, अब हमने क्या करना है, स्टैंडर्ड एरर में इन SP की वैल्यू को पुट करना है। ठीक है, स्टैंडर्ड एरर हमारा आएगा, उसमें हमने SP हमारे पास क्या है 43.93, तो ये पुट कर दें। यहाँ पर भी 43.93 और n1 जो है हमारा जो फर्स्ट सैम्पल है उसमें भी नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल कितने हैं 6 ही हैं। ठीक है, और जो सेकंड सैम्पल है उसमें भी नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल्स 6 ही हैं। तो दोनों n1 और n2 हमारे पास कितने आ जाएंगे 6 और 6। ठीक है, इसको आप सॉल्व करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, इनका अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास स्टैंडर्ड एरर का आंसर आ गया 3.83। ठीक है, अब हमें टी टेस्ट जो हमारा टी स्टैटिस्टिक जो था उसका हमें सारे बातें पता चल गई। अब हम उनको पुट कर देंगे। ठीक है, हमें x1 बार और x2 बार, x1 और x2 बार कितने कितने हैं वो भी हम देख लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास x1 था, x1 की वैल्यूज़ हैं। तो x1 बार हमने फाइंड आउट किया सिग्मा x1 डिवाइडेड बाय n और x2 बार हमने फाइंड आउट किया सिग्मा x2 डिवाइडेड बाय n। ठीक है, ये मीन के हमारे पास सिंपल फार्मूलाज होते हैं, हमने उनसे x1 और x2 बार फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, उसके बाद पीछे क्या रह जाता है, μ1 - μ2। ठीक है, अब हम पॉपुलेशन का मीन तो नहीं जान सकते, हमें नहीं पता पूरी पॉपुलेशन से हम कैसे फाइंड आउट करें कि उनका मीन जो है वो गर्ल्स में एग्जाम एंजाइटी कितनी है, बॉयज़ में कितनी है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हमारी जो नल हाइपोथेसिस है, नल हाइपोथेसिस क्या कह रही होती है कि μ1 और μ2 में क्या है, कोई डिफरेंस नहीं है, वो उनका जो डिफरेंस है वो इक्वल टू 0 है, या फिर वो ये बात है कि μ2 और μ1 जो है वो μ2 के इक्वल है। ठीक है, या फिर इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, जेंडर जो है एग्जाम एंजाइटी जो है बॉयज़ और गर्ल्स में डिफर नहीं करती। तो μ1 और μ2 जो है वो किसके इक्वल आते हैं, उनका जो डिफरेंस है वो किसके इक्वल आता है 0 के। नल हाइपोथेसिस ये कह रही होती है, अल्टरनेट कह रही होती है कि उन दोनों में डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, नॉट इक्वल टू 0 मतलब एग्जाम एंजाइटी जो है वो बॉयज़ और गर्ल में डिफर कर रही है, लेकिन जो है वो नल हमेशा ये कह रही होती है कि कोई नहीं डिफर कर रही, उनमें कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है, वो सेम है। उनका अगर आप डिफरेंस लें तो वो 0 आएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वो कहती है यहाँ पे भी 100 है, यहाँ पे भी 100 है, तो 100 - 100 करें तो 0 आता ना। तो इसलिए हम अगर हम नल हाइपोथेसिस की इस बात को सपोज कर लें कि ये बात ठीक है, ठीक है, μ1 और μ2 जो है वो इक्वल टू 0 है। चूँकि हम इसको मैयर नहीं कर सकते, हमारे लिए पॉसिबल नहीं है इनको मैयर करना, तो इसलिए हम नल हाइपोथेसिस का मतलब सहारा लेते हैं कि वो ये कह रही है ऑलरेडी कि μ1 और μ2 जो है उनका डिफरेंस 0 है। तो हम ये सपोज कर लेते हैं कि हाँ जी ये बात ठीक है, और हम μ1 और μ2 की जगह क्या करते हैं 0 पुट कर देते हैं। ठीक हो गया, उसके बाद ये स्टैंडर्ड एरर का जो है आपने फाइंड आउट कर लिया, वो है 3.83। ठीक है, वो हमने पुट कर दिया, ये आ गया 9 - 16.7, ये हमारे पास आ गया -6.7 एंड -0 डिवाइडेड बाय 3.83। अब ये जो -6.7 आया, इसकी माइनस की कोई वैल्यू नहीं है, हम इसको इग्नोर कर देंगे। वो इसलिए हम इग्नोर कर देंगे, अगर हम यहाँ पर हमने जो x1 लिया था और x2 लिया था, अगर हम उल्ट कर दें और x1 इसको ले लें और x2 इसको ले लें तो फिर हमारा आंसर पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, हमने क्या किया था, हमने बॉयज़ को x1 लिया हुआ था ना और गर्ल्स को x2। अगर हम गर्ल्स को x1 ले लें और बॉयज़ को x2 ले लें तो फिर हमारा आंसर नेगेटिव में नहीं आएगा। ठीक है, तो इसलिए अगर आ भी गया तो हम क्या करते हैं, उसको इग्नोर कर देते हैं, बिकॉज ये x1 और x2 कौन है, ये चीज़ मैटर नहीं करती है। ठीक हो गया, तो इसलिए अगर नेगेटिव साइन आया तो हम उसको इग्नोर कर देंगे और बाकी हमारा आंसर क्या आ गया, टी का 2.01।
ठीक है। अब हम हाइपोथेसिस के हमारे हाइपोथेसिस टेस्टिंग के स्टेप है, हम उनमें इन सारे जो आंसर्स हैं इनको पुट करेंगे। ठीक है, हमारी जो हाइपोथेसिस है वो नल हाइपोथेसिस क्या कह रही थी कि उन दोनों के दरमियान में कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, क्योंकि हाइपोथेसिस जो है वो हम सैम्पल के बारे में नहीं बनाते, हम पॉपुलेशन के बारे में बनाते हैं, तो इसलिए हम पॉपुलेशन की मीन की बात करें, हम सैम्पल के एक्स बार मीन की बात नहीं करें। ठीक है, तो नल हाइपोथेसिस कहेगी कि जेंडर जो है एग्जाम एंजाइटी इन गर्ल्स और बॉयज़ में कोई डिफरेंस नहीं है, इज इक्वल टू जीरो है। लेकिन ऑल्टरनेट क्या कह रही है कि उन दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, उन दोनों का डिफरेंस नॉट इक्वल टू जीरो, उसमें कोई ना कोई वैल्यू है, तो ये ऑल्टरनेट हो गई, ये हमारी हाइपोथेसिस बन गई। दूसरा स्टेप ये है कि अल्फा और सीवी क्या है, तो अल्फा हमें क्वेश्चन में गिवन होता है और ये भी बात गिवन होती है, या फिर हम ये खुद गेस कर लेते हैं क्वेश्चन से कि वो वन टेल्ड है या टू टेल्ड है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर आप देखें तो सिर्फ इतना बता रहे हैं कि एग्जाम एंजाइटी जो बॉयज़ और गर्ल्स में डिफर कर रही है। ठीक है, अगर सिर्फ इतना बता रहे हो कि डिफर कर रही है तो वो क्या होगी, टू टेल। लेकिन अगर ये बता रहे हो कि गर्ल्स में हाई है और बॉयज़ में लो है, तो वो हमें क्या होगा, वन टेल्ड होगी, वो हमें डायरेक्शन दे रही है। लेकिन अगर वो सिर्फ इतना कहा है कि एग्जाम एंजाइटी बॉयज़ और गर्ल में डिफर कर रही है, तो ये क्या है, क्योंकि ये देखें आपको इस हाइपोथेसिस से सिर्फ इतना पता चल रहा है कि इन दोनों का डिफरेंस जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो, ये नहीं बताया कि कौन हाई है और कौन लो है। ठीक हो गया, तो इसलिए अब हम क्या करेंगे, हमारी टू टेल्ड है और अल्फ़ा हमारा क्या है, 0.05। ठीक है, तो डी एफ हमारा यहाँ पर चूंकि हमारे दो सैम्पल्स हैं, तो हमारा डी एफ का क्या फार्मूला बनता है, n1 - 1 प्लस n2 - 1। ठीक है, मतलब डी एफ का क्या फार्मूला होता है, n-1। ठीक है, तो यहाँ पर दो n है, तो एक आ गया n1 - 1 और एक होगा n2 - 1, और इन दोनों को हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। ठीक है, तो इसको आप ओपन करें तो इस तरह हम लिख सकते हैं n1 प्लस n2 माइनस 1। ठीक है, इसको आप सॉल्व करें, 6 + 6 - 2 12 - 2, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 10। ठीक है, अब ये डी एफ आ गया हमारे पास 10, अल्फ़ा आ गया हमारे पास 0.05, और ये क्या है, टू टेल। अब हम इसको देखेंगे जाके हमारे टी टेबल में, ये आ गया हमारे पास टी टेबल। तो अल्फ़ा हमारे पास क्या था, 0.05, और वो क्या था, टू टेल्ड। ठीक है, तो टू टेल्ड ये आ गए हमारे पास टू टेल्ड है, और ये हमारे पास क्या है, टी टेबल हम देख रहे हैं। ठीक है, तो अल्फ़ा हमारे पास क्या है, टू टेल्ड है, और वो क्या है, उसकी 0.05। ठीक है, ये हमारे पास आ गया 0.05। उसके बाद अगली बात क्या थी कि हमारी जो डी की वैल्यू है वो क्या है, 10 है, तो ये हमारे पास क्या है, D10 है, तो ये D10 जा रहा है। ठीक है, और ये आ गई हमारे पास 0.05 वाले कॉलम में वैल्यू, तो D10 की क्या वैल्यू आ रही है, 2.228। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास 2.228। अब हमने प्लस माइनस क्यों लगाया, क्योंकि हमारी जो हाइपोथेसिस थी वो टू टेल थी, हमें नहीं पता था कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वन टेल नहीं थी, तो इसलिए हमने प्लस और माइनस दोनों लगा दी। और हमारे ग्राफ में इस तरह बनेगा कि इस तरफ से भी प्लस 2.228 हम एरिया शेड करेंगे, और इस तरफ से भी -0.228 शेड करेंगे, क्योंकि प्लस माइनस दोनों आ रहे हैं। ठीक हो गया, ये हो गया सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप में हम टेस्ट स्टैटिस्टिक का सारा फार्मूला यूज़ करते हैं, और वो हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं कि हमारी टी की वैल्यू क्या आई है, 2.01। ठीक है, वो हम लिख देंगे। रिजल्ट अब क्या है, अब आप देखें कि ये हमने जो एरिया शेडेड किया, अब इसमें ये जो 2.01 की वैल्यू है ये कहाँ पर लाई कर रही है। ठीक है, तो ये क्या है, 2.2, ये वैल्यू क्या है, 2.2, तो 2.01 क्या होगा, इससे पीछे लाई करेगा। सपोज यहाँ पर लाई कर रहा है, ठीक है, और यहाँ पर जीरो की वैल्यू है। ठीक है, तो वो क्या करे, यहाँ लाई करे, और ये जो अनशेड एरिया होता है ये क्या होता है, एक्सेप्टेंस रीजन होता है, और जो कलर्ड एरिया होता है वो क्या होता है, रिजेक्शन रीजन होता है। ठीक है, तो जब ये एक्सेप्टेंस रीजन में लाई करी है, तो इसका क्या मतलब है कि H0 सपोर्ट हो गई है। ठीक है, और H0 क्या कह रही थी कि एग्जाम एंजाइटी बॉयज़ और गर्ल्स में डिफर नहीं कर रही। ठीक है, उसने ये कहा था कि इन दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है वो इज इक्वल टू जीरो है, और ये ही बात एक्सेप्ट हो गई है, और ये बात जो नल वाली थी, जो अल्टरनेट वाली थी, वो रिजेक्ट हो गई है कि अब उन दोनों में एग्जाम एंजाइटी बॉयज़ और गर्ल्स में डिफर नहीं करती। या फिर अगर जो हम थेरेपी की पहले बात कर रहे थे कि हम CBT अप्लाई कर रहे हैं और उससे हम देख रहे हैं, तो वही सारा काम अगर हम जेंडर एंजाइटी की बजाय अगर उसको लेकर चलें थेरेपी को, तो वो भी यही बात एंड में अगर आपकी नल सपोर्ट हो गई है तो यही बात आएगी कि थेरेपी जो है वो इफेक्टिव नहीं है। CBT से और कंट्रोल वाले ग्रुप, उन दोनों में क्या है कि जो मीन आ रहा था डिफरेंस उसमें कोई नहीं है, वो बिल्कुल सेम है। CBT अप्लाई करने से कोई फ़ायदा नहीं हुआ, तो ये हमारे पास क्या है, डिस्कशन हो गई। ठीक हो गया, और दूसरा हम क्या करते हैं, इसमें अफेक्ट साइज़ अगर मेजर करें तो अफेक्ट साइज़ जो है उसको हम R² से डिनोट करते हैं, और यहाँ पर हमारे पास इंडिपेंडेंट सैम्पल टी टेस्ट जो होगा, इसमें हमारे पास R² क्या फार्मूला होगा, T² डिवाइडेड बाई T² प्लस DF। ठीक है, तो T हमारे पास उसकी वैल्यू क्या आई थी, 2.01। ठीक है, ये हमारे पास आई 2.01। ठीक है, तो ये आ गई टी, और ये भी हमारे पास आ गई। और DF जो है वो हम क्या लेंगे, 10 लेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने मेजर किया DF की वैल्यू, DF क्या आई है, 10 आई है। ठीक है, तो जब हम इसकी यहाँ पर इफेक्ट साइज़ में DF पुट करेंगे तो ये हम कंबाइन वाला पुट करेंगे जो कि 10 आए। इसको आप सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ गया R² का 0.29।
ठीक है। फिर हम इसमें कोहेंस डी भी फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि क्या है, टी टेस्ट है। तो कोहेंस डी का फार्मूला होता है x1 बार माइनस x2 बार अंडर रूट SP होल स्क्वायर। ठीक है, इसमें यहाँ पर इसका ये फार्मूला होगा। तो x1 बार हम पहले फाइंड आउट कर चुके थे, x2 बार भी हम फाइंड आउट कर चुके थे। इन दोनों का अगर हम डिफरेंस ले तो आता है 7.67। ठीक है, और SP का स्क्वायर, SP हमारे पास क्या था, SP स्क्वायर हमारे पास था 43.93। ठीक है, वेरियंस जो था हमारे पास पूल वेरियंस, इसका आप अंडर रूट ले लें तो 6.63 आ जाएगा। आंसर हमारे पास आ जाएगा 1.16। ठीक हो गया। ये था हमारे पास कोहेंस डी आ गया, ये इफेक्ट साइज आ गया, ये हमने उनको सबको अप्लाई कर दिया स्टेप्स में। दैट इज़ ऑल अबाउट द इंडिपेंडेंट सैम्पल टी टेस्ट। ठीक हो गया। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।